हैं हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है मार्केट आपको अब इस समय, इस हफ्ते की इतनी बड़ी रैली के बाद? क्या यहाँ पर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए या अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए? जहाँ तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, मार्केट में जो रैली आई है, आई वुड से दैट कि ये थोड़ी रिलीफ रैली भी है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जगह पे मुझे ये लगता है कि काफी स्टॉक्स है जहाँ पे सेलेक्ट बाइंग की जा सकती है। बॉटम ऑफ स्टॉक पिकिंग में मुझे लगता है कि अभी भी काफी पैसे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे लेवल्स अभी भी रीजनेबल है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट 1 ईयर में डबल डिजिट रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा ओके चलिए, तो ये तो ब्रॉडर मार्केट पे आपका एक आउटलुक हुआ नवीन जी, लेकिन अब आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। सडनली बाजार में इस बड़ी घटना या फिर इवेंट या फिर इस एक छोटे से युद्ध काल के बाद डिफेंस में, रेलवे में एक बड़ा मोमेंटम फिर आ गया है। आप इसको थोड़े से स्लाइटली क्या, इनफैक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे भी चेस करने की वकालत करेंगे या नहीं करेंगे इस वक्त? जहाँ तक ट्रेंड का सवाल है, तो वो ट्रेंड तो आपका फ्रेंड होता है, राइट? तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, जो वे में जो डिफेंस स्टॉक्स में जो रैली आ रही है, उसके लिए एक फंडामेंटल रीजन भी है कि डिफेंस का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और आगे जाके रिक्वायरमेंट भी रहेगी। ये एक बेस केस माना जा सकता है, जिसमें अगर हम बात करें कुछ कुछ जैसे स्टॉक्स है, जैसे बीएल हो गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गए, इन सब स्टॉक्स में मुझे लगता है कि बिजनेस केस बनता भी है और एक्सपोर्ट का मार्केट भी खुल सकता है काफी मेजर वे में। तो आई वुड से कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है। ये लेवल की जो बात है, वहां पे वैल्यूएशन ऑफ कोर्स महंगे हैं, लेकिन स्पेस हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो शायद वैल्यूएशन सस्टेन कर सकते हैं। एंड आगे जाके कुछ इंप्रूवमेंट आती है तो रिटर्न यहाँ से भी बनने की संभावना है। ओके, रिटर्न यहाँ से भी बनने की संभावनाएं देखने को मिल सकती है, नवीन जी का ये कहना है। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। हमने डिफेंस और रेलवे स्पेस की बात की। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली, आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रही है। इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आपको पसंद हो इस स्पेस से? जहाँ तक कैपिटल मार्केट्स का सवाल है, यहाँ पे दो तीन सेगमेंट है। एक तो ऑफ कोर्स ब्रोकर्स हैं, दूसरे एक्सचेंजेस हैं, और तीसरा अगर हम देखें तो वो है आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ तक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का सवाल है, वहाँ पे अर्निंग सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है। ब्रोकिंग कंपनीज में नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होते हैं, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि नॉट जस्ट ब्रोकिंग वॉल्यूम्स, इसके अलावा जो फंडिंग बुक है उसके भी ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फंडिंग बुक का ग्रोथ मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो उस हिसाब से वहाँ पे चैलेंजेस रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, वो लास्ट एक हफ्ते में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा है ब्रोकिंग वॉल्यूम्स में और ब्रोकरेज में। सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर ज्यादा सस्टेनेबल प्ले खेलना है तो मुझे लगता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थोड़े से बेटर रहेंगे देन ब्रोकिंग कंपनीज। ओके अच्छा नवीन जी, अभी तक जहां स्टैट्स पे मेरे को शॉर्ट कवरिंग तेजी का एक मुख्य कारण नजर आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि वहां पे जेन्युइन बाइंग कैश में भी है कि नहीं है, बट ऑटो इज विटनेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। विद टाटा मोटर्स हो या फिर अशोक लेलैंड हो, आप मारुति को देख के, अभी ऑटो में आपके पास मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीजन है क्या बाय करने का? आपका व्यू क्या है ऑटो में? और अगर आप ऑटो के विभिन्न ब्रांचेस को देखें, चाहे वो टायर स्टॉक्स जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी थी, आप टू व्हीलर स्पेस, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कहाँ ज़्यादा सकारात्मक व्यू रखते हैं आप? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशंस काफी टाइम से बन रहा था और शॉर्ट कवरिंग हुआ भी है। अगर हम देखेंगे तो महिंद्रा वापस 3,000 के ऊपर आ चुका है। वो ऐसे ही मतलब मारुति भी देखेंगे 13,000 करीब के आ चुका है। सो शॉर्ट कवरिंग तो क्लियरली ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहा है ऑटो सेक्टर में। अगर मैं बात बताऊं कि यहाँ पे कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि
टू व्हीलर स्पेस इस साल इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड उसमें भी मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर डबल डिजिट ग्रोथ देके वहां पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहेगा। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति थोड़ा सा स्टेबल है, उसके प्रोडक्ट साइकिल शायद इस साल स्ट्रॉन्गर रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रांग है और प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छे हैं, नतीजे भी ठीक थे। ऑटो सेक्टर मुझे लगता है कि इस साल भी ठीक रिटर्न देगा। स्टैंडर्ड स्पेस बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में थोड़ा ट्रैक्शन ज्यादा रह सकता है। टू व्हीलर स्पेस आपको ज़्यादा बेहतर स्थिति में फिलहाल नजर आ रहा है नवीन जी, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी बाइंग फिर से आती हुई नजर आई है, चाहे वो डिफेंस स्पेस से हो या फिर रेलवे स्पेस से। एनर्जी स्पेस पर आपका क्या राय होगा सर? और जिस तरीके से आप देखें एनएचपीसी, एनटीपीसी, ऐसे तमाम स्टॉक्स में हमें रैली देखने को मिल रही है, इस स्पेस पे आपका व्यू? जहाँ तक पावर सेक्टर का सवाल है, पावर सेक्टर में मैंने लास्ट टाइम भी हमारा व्यू पॉजिटिव था, तो वो व्यू चेंज नहीं हुआ है। पावर सेक्टर मुझे लगता है कि इस साल अच्छा परफॉर्म करेगा। पीएसयूज में ऑफ कोर्स वैल्यूएशन का काफी ज्यादा कंफर्ट है ये साल ओवरऑल इकोनॉमी वाइज एंड गवर्नमेंट के इंटरवेंशन वाइज। मुझे लगता है कि पीएसयू स्पेस के लिए अच्छा रहेगा। पावर सेक्टर मुझे काफी स्ट्रांग लगता है। उस हिसाब से अगर हम बात करें एनटीपीसी या कोई और स्टॉक्स की, वहाँ पे लगता है कि ट्रैक्शन रहेगा और अच्छे रिटर्न बनने की संभावना ज्यादा है वो सेक्टर। ओके, चलिए एक सेक्टर जिस पर अब फोकस है काफ़ी वो है आईटी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रैली हुई पिछले हफ्ते इस हफ्ते लार्ज कैप्स में। यहाँ आपका क्या व्यू होगा नवीन जी? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, जो मुझे सबसे की फैक्टर लगता है आईटी सेक्टर में वो है डॉलर रुपी इक्वेशन। ये इक्वेशन मुझे क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे जाके पॉसिबिलिटी ऑफ डाउनग्रेड्स काफी ज्यादा है। आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेक्टर में क्वालिटी स्टॉक्स काफी हाई है, कैश फ्लो जनरेशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लोअर वैल्यूएशंस पे बाइंग हमेशा आती है। लेकिन ये लेवल पे मेरा कंफर्ट लेवल इन आईटी सेक्टर बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मुझे लगता है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड की संभावना है उस सेक्टर में, और उस हिसाब से ये लेवल पे मैं आईटी सेक्टर में निवेश करने से अवॉइड करूंगा। ओके, अच्छा एक पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे नवीन जी, ये एचएफसीज की जो दो तीन कंपनियां हैं उनमें मोमेंटम, बाइंग, शॉर्ट कवरिंग सब कुछ विजिबल है। एचएफसीज को देखिए, रियल स्टेट को देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, और वो तब का जो कि अक्टूबर नवंबर में काफ़ी पिटा था रियल स्टेट एंसिलरी, आई मीन पॉलीकैप को देखिए क्या कोलैप्स हुआ था, एस्ट्रल, इसमें भी थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल है। तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं? आई मीन रियल स्टेट को खेलने में, एचएफसीज को, या फिर रियल स्टेट एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट, तीनों में से कौन सी ब्रांच आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? ये पूरा सेगमेंट मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक नजरिए से देखना चाहिए। जहाँ पे अगर मैं देखूं कि रियल एस्टेट रिलेटेड एंसिलरी सेगमेंट है, वहाँ पे वैल्यूएशंस का चैलेंज अभी भी है, ग्रोथ के चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से एंसिलरी सेक्टर में फोकस मेरा कम रहेगा। लेकिन आप बात करें लेट्स से सीमेंट का, तो सीमेंट में प्राइस हाइक्स आ रहे हैं साउथ में, तो उस हिसाब से सीमेंट में थोड़ा बहुत फोकस रह सकता है। रियल्टी रियल एस्टेट एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से गिरे हैं, तो उस हिसाब से वहां पे कोई ना कोई स्टॉक में, मतलब जहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं और कंप्लीशन के आसार दिख रहे हैं, तो वहां पे फोकस कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में मुझे लगता है कि सिक्योर्ड एसेट है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट हमेशा रहेगा वहां पे, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज सस्टेनेबिलिटी काफी ज्यादा है वहां पे। एंड अगर जो करंट एनवायरनमेंट है इंटरेस्ट रेट का, उस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सस्टेन हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मुझे लगता है कि बेहतर प्लेस्ड है इन दिस मार्केट। ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको बेटर प्लेस लग रही है। नवीन जी, क्विक कॉमर्स स्पेस हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और आज देखें आप जोमेटो, स्विगी में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबर ये कि उन्होंने रेंज सरचार्ज जो मेंबरशिप के लिए फ्री था मेंबर्स के लिए उनके, वहाँ पे भी अब उसको एक्सक्लूड कर दिया है। लेकिन क्विक कॉमर्स स्पेस में सभी इटर्नल को लेकर बुलिश हैं, स्विगी पे थोड़ा नकारात्मक रुझान सभी का आया है। आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को? क्या आप भी इटर्नल
आपका भी झुकाव इटर्नल की तरफ है और स्विगी की तरफ नहीं है, तो कहाँ दिक्कत लग रही है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में? क्या लगता है आपको जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है पूरे स्पेस में, क्या सिर्फ स्विगी ही हीट झेलेगी, इटर्नल के पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है? नहीं, स्टोरी काफी सिंपल है। यहाँ पे जो लीडर है मार्केट शेयर, वहाँ पे उसको बेनिफिट ज्यादा है, स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है। एंड जब भी मार्केट में चैलेंजेस आते हैं तो लीडर टेंड्स टू बेनिफिट मोर, क्योंकि लीडर के पास ज्यादा लीवर्स है, क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एफएमसीजी जैसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे लीडर है और लीडर बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कंपेयर टू अदर्स, राइट। यहाँ पे ये सेक्टर है जहाँ पे हर किसी के चैलेंजेस है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो जनरेशन। तो छोटे प्लेयर्स अगर वो कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाए रहे हैं एंड स्लो डाउन आ रहा है तो उनके चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू द लीडर। उस हिसाब से मुझे लगता है कि लीडर का ग्राउंड गेन करने का चांस काफी ज्यादा है। उस हिसाब से इटर्नल मुझे लगता है कि स्टिल बेटर प्लेस्ड और वहां पर रिटर्न बनने की संभावना हमेशा से सबसे ज्यादा रहेगी। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक काम करते हैं, लेके आइए इंडेक्स।